सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनडीए की कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन शॉट। एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे एंड इस तरीके से मैं आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो कि कैसे हो, सभी बिल्कुल मस्त हो और कैसी चल रही है तैयारी। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो गाइज चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग एंड इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस विच मेटल इज यूज्ड। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। तो गाइज हमारा केमिकल चेंज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको गैल्वेनाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में किसी ने मुझसे कहा था कि सर आप कंप्लीट करा दो, वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखने वाले हैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो जो फिजिकल चेंज होता है मेरा, उसमें हमारी बेसिकली 4 चीज़ें चेंज होती हैं। कौन सी 4 चीज़ें? शेप चेंज होता है मेरा, साइज चेंज होता है मेरा, कलर चेंज होता है एंड स्टेट चेंज होती है। ये 4 चीज़ें हमारी गाइस फिजिकल चेंज में चेंज होती है। ठीक है, एंड फिजिकल चेंज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आप सॉलिड से लिक्विड बनता है, जैसे मेरा आइस से वाटर बनता है ना, और आइस से लिक्विड वाटर बनता है, तो गाइज वो हो गया हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल। एंड गाइज ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब आइस से आप वाटर बना सकते हैं एंड वाटर से आप आइस बना सकते हो, और टेम्परेरी चेंज होता है। तो गाइज बस इतनी ही बातें जरूरी थी आपकी फिजिकल चेंज के बारे में। बात करते हैं इसके बाद केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज जो रिएक्शन होती है वो मेनली हमारी इरिवर्सिबल होती है एंड गाइज परमानेंट होती है। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि परमानेंट रिएक्शन होती है हमारी। स्पेलिंग देख लेना, गलत कर दी मैंने। ठीक है, एंड इसमें चेंज क्या क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी चेंज होती है गाइज हमारी, एंड मास चेंज होता है गाइज हमारा। ठीक है, एनर्जी एंड मास चेंज होता है। अब एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है? एनर्जी 2 तरीके से चेंज होती है। पहला हमारा होता है एक्सोथर्मिक वे से, एक्सोथर्मिक वे से एनर्जी चेंज होती है। क्या मतलब होता है वो भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। और दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक वे। ठीक है, एंडोथर्मिक वे से हमारी एनर्जी चेंज होती है। एक्सोथर्मिक में एक्स आ रहा है, एक्स मतलब निकल जाना है, जैसे एक्स चली गई। ठीक है, तो एक्स मतलब निकलना होता है, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। इसका मतलब हुआ एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी चली गई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। तो एनर्जी रिलीज हो गई एक्सोथर्मिक के केस में। और एंडोथर्मिक मतलब इन इन मतलब आ जाना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब, इस तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई हमारी एंडोथर्मिक के केस में। अब अगर हम केमिकल रिएक्शन के चेंज की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। केमिकल चेंज होता क्या है, एक या एक से ज़्यादा जब कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो गाइज उस रिएक्शन को, उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। और रस्टिंग ऑफ आयरन इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जैसे आप देखते हो घर में लोहे की कोई रॉड हो एंड वो पानी और एयर के संपर्क में आ जाती है ना, वाटर एयर के संपर्क में, तो उसमें आप देखते हो कि ऊपर खुरदुरा सा हो जाता है। तो जो खुरदुरा सा हो जाता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? Fe2O3। एंड आयरन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है? Fe। तो Fe से बनता है हमारा Fe2O3। तो देख रहे हो आप, केमिकल मतलब पूरा केमिकल कंपाउंड चेंज हो गया। तो इसी वजह से इसको केमिकल चेंज कहता है। अब इस रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए हम मेनली दो जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। पहला जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, या फिर हम क्रोमियम की कोटिंग भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो बस गाइज इतना कॉन्सेप्ट था। एंड अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखो जिंक एंड क्रोमियम दोनों हमारे प्लेटिंग के काम आता है, लेकिन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम जिंक का ही उपयोग करते हैं। तो ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गाइज यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट विल बी द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन। अब देखो एसिडिक सोल्यूशन आ गया तो यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की बात हो गई। एंड हम गाइज इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, कंप्लीट एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को ही यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट उसकी जानकारी लेंगे। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है, इनकी बात करने वाले हम इसमें, ठीक है। तो देखो एसिड सबसे पहले पता ही है, एसिड हमारे सोर होते हैं, ठीक है। एंड बेस हमारे क्या होते हैं, बिटर। एसिड हमारे सोर होते हैं एंड बेस हमारे बिटर होते हैं। बात करते हैं एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, सॉल्ट, ठीक है। एसिड और बेस जब हमारा आपस में रिएक्शन करते हैं सॉल्ट एंड प्लस वाटर बनाते हैं। इसकी बात हम बाद में भी करेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। बेस जो होते हैं हमारे, कुछ बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो गाइस बेस का घर का नाम होता है हमारा एल्केलाइन। एल्केलाइन काफ़ी फेमस नाम है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बेस के घर का नाम क्या है, एल्केलाइन। अब बेस के घर का नाम एल्केलाइन है, तो जो गाइस इसमें वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल, उनको हम एक अलग नाम दे देते हैं, अलग नाम दे देते हैं। एंड इसके ऊपर से भी हमारा इंडिया में पास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, ठीक है, एल्कली कह देते हैं उनको। एंड एनसीईआरटी में ये लाइन नोट करके लिखी हुई है। तो एल्केलाइन कहते हैं बेसिस को, एंड उनमें से भी जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको एल्कली कहते हैं, ठीक है। अब देखो एसिड और बेस मान लो आपके सामने रखा हुआ है, तो उनको आप पहचानोगे कैसे, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इंडिकेटर, हिंदी में कहते हैं सूचक, कि इनका यूज़ करके हमको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो हमारे सामने रखी हुई वो एसिड है या बेस है। तो पहला जो इंडिकेटर बात करेंगे वो होगा हमारा लिटमस, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड आपने पक्के से इसका नाम सुन रखा होगा पहले से, ठीक है, लिटमस। अब लिटमस जो होता है ना हमारा, वो दो तरीके से काम करता है। ये एसिड में गाइस जब हम लिटमस को डालते हैं तो वो हमारा रेड हो जाता है, एंड जब हम बेस में डालते हैं, इसको हम जब बेस में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का, ठीक है। एंड इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, क्या ट्रिक है, अनिल, अनिल करके याद कर लो आप, ठीक है। तो अम्ल या एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल मतलब रेड कर देते हैं, तो एसिड रेड करते हैं, तो बेस क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड बात करते हैं अभी, देखो सेकंड जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, केवल वही बता रहा हूँ, एंड इनके ऊपर से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड हमारा इंडिकेटर होता है मेथिल ऑरेंज गाइज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज किस तरीके से काम करता है ये देख लेते हैं। तो मेथिल ऑरेंज हमारे एसिड को क्या कर देता है, मेथिल ऑरेंज एसिड को रेड करता है, सेम टू सेम, ठीक है। बट बेस में इसका कलर दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, बेस में इसका कलर येलो हो जाता है गाइस, ठीक है, बेस में इसका कलर येलो हो जाता है। एंड इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे बट हाँ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्या होता है वो, फिनॉल फिथलीन, ठीक है, फिनॉल फिथलीन। एंड यहाँ से भी गाइज आपका एनडीए में पास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल सही, हल्के में नहीं लेना, मैं सारी की सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ एंड इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो फिनॉल फिथलीन, यहाँ पे आपका गाइज एसिड, गाइज ये जब एसिड में डालते हैं ना तो ये कलरलेस हो जाता है गाइज, कलरलेस। एंड जब गाइज इसको हम बेस में डालते हैं, बेस, तो ये क्या होता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। तो गाइज इंडिकेटर में बस इतना ही था, एंड इनसे बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना एंड इसको नोट भी कर लेना कहीं पे, ठीक है। एंड गाइज देखो ये तो हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं तो लिटमस का जो हमारा नेचुरल कलर होता है वो हमारा होता है पर्पल। एंड मजे की बात है कि इस समय मेरे हाथ में मार्कर भी जो है वो पर्पल कलर का है, तो पर्पल कलर का होता है। और लिटमस को हम लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है, लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त करते हैं लिटमस को। इसके बाद गाइज नेचुरल इंडिकेटर और भी होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे नेचुरल हो गया तो लिटमस हमारा नेचुरल है एंड मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथलीन हमारे सिंथेटिक हैं। तो नेचुरल हमारे कुछ और भी होते हैं, जैसे पहला तो लिटमस ही लिख देते हैं। एंड सेकेंड में गाइज हम टर्मेरिक का यूज़ भी कर सकते हैं, टर्मेरिक मतलब हल्दी, हल्दी का यूज़ भी गाइज हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। तीसरा गाइज हम कहते हैं चाइना रोज पेटल, बेसिकली ये गुड़हल की पत्तियों को कह रहा है, ठीक है, गुड़हल की पत्तियों को डिफरेंट तरीके से नाम देके बता रहा है।
तो गाइज ये तीन भी आप देख लो कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनमें से नेचुरल इंडिकेटर है, इस तरीके से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप बात करते हैं एसिड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। फिलहाल के लिए आई थिंक मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं करा था। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट विल बी द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन। तो अभी मैंने बता दिया कि मेथिल ऑरेंज का एसिडिक सोल्यूशन में कलर क्या होता है, रेड। ठीक है, बाकी भी मैंने सब कुछ बता दिया, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन तरह के क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड फाउंड इन टैमरिंड। टैमरिंड में हमारा कौन सा एसिड होता है? टैमरिंड इमली को कहते हैं, एंड इमली में गाइस हमारा टार्टरिक एसिड होता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एसिड होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जो मैलिक एसिड होता है वो हमारा किस में होता है? एप्पल में गाइस। ठीक है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। इसी तरह से सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो सिट्रिक एसिड गाइस हमारा कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है ऑरेंज में, ऑरेंज में एंड लेमन, इन दोनों में गाइस हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद कहते हैं बात फॉर्मिक एसिड की। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है हमारा? आंट में, चींटियों में मिलता है। ठीक है, तभी देखो चींटियां काटती हैं तो काटने, वो इतना तेज तो काटने की कि चींटियों के काटने से आपको दर्द होता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से जलन होती है। ठीक है, तो आंट और नेटल लीव, ठीक है, इसका हिंदी में कुछ अजीब सा नाम है, नेटल लीव्स में गाइज हमारा फॉर्मिक एसिड, एंड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? HCOOH। ठीक है, मेथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारा हो गया मिल्क कर्ड, या मिल्क कह दो या फिर कर्ड, इन दोनों में गाइज हमारा लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। एंड ये गाइज हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आया हुआ है पास्ट ईयर क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसी तरह से अगर बात करते हैं टोमेटो में, तो गाइज आपका टोमेटो में होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एंड इतने ही होते हैं मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट। एंड एक और देख लेते हैं, विनेगर। ठीक है, विनेगर में कौन कौन सा होता है हमारा? विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड। बस इतने के अलावा गाइज और कोई भी एसिड नहीं आएगा। एंड इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ये कुछ 6 या 7 है इंपॉर्टेंट, तो इसकी मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल देख लेना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना अननोन टीचर, एंड आपको चैनल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप तैयार कर सकते हो इनको बहुत इजीली। अदरवाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपने नोट्स बना लो, बस इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, क्या हो जाएगा? टैमरिंड इमली में टार्टरिक एसिड होता है गाइज हमारा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ पीएच वैल्यूज ऑफ ABCD सॉल्यूशंस आर 11, 9.5, 3.5, 6.5 रेस्पेक्टिवली, देन मोस्ट बेसिक सोल्यूशन। चलो गाइज यहाँ से आपको पीएच स्केल का भी आइडिया हो जाएगा। तो गाइज ये हमारी एक पीएच स्केल होती है, लॉगरिथमिक स्केल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो 0 to 14 होती है, एंड ये 7 होता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, जो कि बेसिकली हमारा वाटर का होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 हमारी वाटर की होती है, न्यूट्रल। एंड अगर 7 से लेस की तरफ जाते हैं ना, तो उतना ही एसिडिक नेचर गाइज हमारा बढ़ता है, एसिडिक नेचर। एंड 7 से जितना ऊपर जाते हैं उतना ही हमारा बेसिक नेचर बढ़ता है। तो गाइज इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, एंड इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे एनडीए एग्जाम में। यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट बेसिक सोल्यूशंस इन ऑल ऑफ दीज। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? तो मैंने बताया ना कि 7 से जितना ज़्यादा होगा, 14 के जितना नज़दीक एंड 7 से जितना ज़्यादा। तो गाइस देखो 11 अगर आप इनमें से देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, एंड 14 के क्लोज है, तो 11 मतलब ए जो हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा बेसिक में काउंट होगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। एंड पीएच वैल्यू भी डिफरेंट की हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच वैल्यू ऑफ H2S। अब H2S हमको पता है H पॉजिटिव प्रोटॉन रिलीज करता है। अब प्रोटॉन रिलीज करता है तो ये एसिडिक नेचर का होगा। अब अगर एसिडिक नेचर का होगा तो गाइस इसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगी, या फिर आप कह सकते हो कि लेस देन 7 होगी। तो ये तो काफ़ी ईजी था। एंड गाइज अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीएच बता देता हूँ, जहाँ से पास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले हुए हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर का पीएच मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कितना होता है, 0। ह्यूमन बॉडी का इसी तरह से बात कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी का गाइस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का अप्रॉक्स 7 to 7.6 इतने के बीच में रेंज करता है, या 7.78 भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस ह्यूमन ब्लड की बात कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है
जो कि आपके पास्ट ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं। बेसिकली मैंने एनसीईआरटी से उठाया इसको। एंड ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है 7.35 से 7.45, इतनी रेंज में गाइस ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है। इसी तरह ह्यूमन यूरिन का पीएच होता है मेरा 6। एंड ह्यूमन मिल्क, आप कहोगे सर जी मिल्क की क्या जरूरत है, तो मिल्क का गाइस हमारा लास्ट ईयर ही पूछा गया, तो मिल्क के पीएच होता है हमारा 6.5 से 6.7, ठीक है। एंड इसके अलावा भी गाइस हमारे कुछ पीएच हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस एक क्वेश्चन हमारा आता है कि एसिडिक रेन कब होती है, एसिडिक रेन, ठीक है, एसिडिक रेन। तो गाइस जब हमारा पीएच, रेन का पीएच हमारा 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, 5.6 से कम हो जाता है रेन का पीएच, तो हमारी एसिडिक रेन होती है। अब देखो 5.6 से कम होगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, मैंने बता रखा है पीएच स्केल में। तो 5.6 से कम में हमारी एसिडिक रेन होती है, ठीक है। तो बस इतना ही है गाइस पीएच में हमारा। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मैंने आपको बता दिए, इनको याद कर लेना। एंड इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको जरूर से ही तैयार कर लेना। मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। हाँ क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज एज एन एंटासिड। तो सबसे पहले गाइस मैं एंटासिड का आपको मीन्स बता देता हूँ। एंटासिड हमारे बेसिस को ही कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बेसिस को ही एंटासिड कहते हैं। अब जो एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, बेसिकली ये माइल्ड बेस होते हैं, मतलब वीक बेसिस, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखो हमारे स्टमक में होता है HCl, जो कि हमारे मीन्स डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, तो HCl, लेकिन कभी कभी HCl ज़्यादा मात्रा में निकल आता है, तो वहाँ पे हम उसको बेस के साथ मिला के सॉल्ट बनाते हैं। एंड इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं इस प्रोसेस से। तो यहाँ पे कौन कौन से बेस यूज होते हैं, उनको हम एंटासिड कहते हैं, ठीक है, एंटासिड पेट की जलन को मिटाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बेसिकली पूछा गया। एंड बेसिकली इस वर्क के लिए हम गाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड गाइज कुछ और भी एंटासिड इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में भी गाइज हम यहीं पे आपको बता देते हैं। एंटासिड बेसिकली 5 एंटासिड आपके कोर्स में है टोटल। पहला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बारे में हमने आपसे बात कर लिया यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर दोनों के कार्बोनेट हो जाते हैं गाइज, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक एंटासिड की तरह वर्क करता है। एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एक एंटासिड के। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, साल्ट में इसको आप पढ़ोगे, बेकिंग सोडा का भी यूज आप एज अ एंटासिड कर सकते हो। तो गाइज ये हमारे कुछ है एंटासिड, इनको भी आप तैयार कर लेना। एंड बाकी मैंने बता दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड्स। गाइज ये हमारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड CDS के एग्जाम में लास्ट टाइम आया था। तो गाइज यहाँ पे आप देखो वीनस का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस चीज से बना हुआ है, वाइट एंड येलोइश है, उसका रीजन क्या है। तो गाइज वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो हमारा वीनस का एटमॉस्फेयर है वो थिक वाइट येलोइश दिखता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका रीजन है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो कॉपर 2 क्लोराइड, ग्रीन कलर सबसे पहले बात करी गई है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा क्या कह रहा है एंड किस तरीके से इसको करना है। तो किस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो सबसे पहले एसिड बेस की 1-2 प्रॉपर्टी उनको मैं बता देता हूँ। एसिड हो गाइज, एसिड हो या फिर आपका बेस हो, ठीक है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आप देखना आप कहोगे तो बेस तो मेटल के साथ रिएक्ट करती नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। एसिड हो या बेस हो, जब मेटल के साथ आपके रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर सेकंड थिंग देखो, एसिड हो या फिर बेस हो, जब ये हमारा रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट
मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, तो हमारा सॉल्ट तो बनना ही बनना है। एंड उसके साथ गए CO2 गैस। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि एसिड बेस मेटल से रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करेंगे, तो H2। एंड एसिड बेस मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस एंड साथ में वाटर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस निकलती है गाइस हमारी। तो वही चीज़ हमसे उसी का एक एग्जाम्पल है, जब हमारा CuO रिएक्ट करता है HCl के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो हमारा बनता है CuCl2, जिसका कलर गाइस हमारा हल्का ब्लू ग्रीनिश होता है एंड साथ में वाटर निकलता है, ठीक है। तो गाइस इसका कलर होता है। एंड ये कौन सी रिएक्शन है गाइस, ये एसिड और मेटल ऑक्साइड, एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड इनकी रिएक्शन है। तो ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन रिएक्शन से, ठीक है। आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ है व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्स। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड एक ही दो रिएक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है इस तरीके से, तो इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया गाइस, जब Zn जिंक हमारा रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, बेसिकली ये क्या है, जब मेटल हमारी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो हमारा सॉल्ट बनेगा। एंड वो कौन सा सॉल्ट होता है, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, Na2ZnO2। एंड साथ में गाइस हमारा क्या बनेगा, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे H2O, ठीक है, H2O बन जाएगा, H2 बनेगा, ठीक है, H2 बनेगा। एंड गाइज इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। एंड इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके नाम तैयार कर लेना, सोडियम जिंकेट बनता है। तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन दैट विल बी द फाइनल ऑप्शन। एंड इसको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जब आपकी मेटल बेस से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देख रहे हो कि मेटल रिएक्ट कर रही है हमारी बेस से, तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करनी है। तो गाइस यहाँ पे देखो सोडियम वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आपको पता है हाइड्रोजन रिलीज करनी है। तो अगर आपको एक बार के लिए ये नहीं पता है तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, जो लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि मेटल जो हमारी एसिड बेस से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है, बट सभी मेटल्स हमारी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। वो कौन सी मेटल्स हैं, जो कि गाइज हमारी हाइड्रोजन से नीचे आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे हमारी Ag हो गई, जैसे हमारी Au हो गई, जैसे हमारी Cu हो गई। तो गाइज ये जो मेटल्स हैं वो हमारी रिएक्ट नहीं करती एसिड से। एंड अगर हम बात करते हैं बेस, तो बेस तो गाइज हमारे मेटल जो होती है हमारी बेस से रिएक्शन नहीं करती, बट कुछ जो मेटल्स होती हैं एम्फोटेरिक नेचर की होती है, वो हमारी रिएक्ट कर लेती हैं। इनमें से जैसे Zn हो गया आपका, या फिर गाइज आपका Al हो गया, ये रिएक्ट कर लेते हैं आपकी, ठीक है, ये एम्फोटेरिक। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि Zn है, इस वजह से हमारी रिएक्शन हो गई बेस से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड इन पॉइंट को भी याद करना। गाइज यहाँ पे लिखा हो विच कंपाउंड इज मोस्ट इफिशियंट फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा इसमें कंपाउंड सबसे ज़्यादा इफिशियंट है, तो गाइज Lm लिखा हुआ है, सीधे इसके अलावा कुछ नहीं देखना। आपको पता है ना फिटकरी लगाते हो, ये उसी का है। एंड इसका Lm का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट में बताना। देखो स्टार्टिंग में बता देता हूँ ताकि जिसको नहीं याद है उसको थोड़ा बहुत याद आ जाए। Al2SO4 डॉट K2SO4 सॉरी, आगे का आप बताना मुझे, ठीक है। 24H2O भी मैं आपको बता देता हूँ, बीच में क्या आता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आ गई हमारी सॉल्ट की बातचीत। तो सॉल्ट की बातचीत आ गई, तो अभी हम सॉल्ट भी एक एक करके सारे देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले गाइस, करने से पहले हम कुछ सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस इसको करेंगे इजी पीजी। तो सॉल्ट से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सॉल्ट करने वाला है सॉल्ट। तो सॉल्ट से हमारे दिमाग में सबसे पहले तो कॉमन सॉल्ट आ जाता है, साधारण नमक, ठीक है।
जो हम घर घर में यूज़ करते हैं वो होता है हमारा साधारण नमक, कॉमन NaCl लिख दिया गाइस मैंने कॉमन सॉल्ट की जगह, ठीक है। तो NaCl को कहते हैं गाइस हम साधारण नमक। ये बनता कैसे, एसिड लिया, बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड गाइस यहाँ से हमारा बन जाएगा ये NaCl एंड प्लस H2O। इसके कुछ खास यूज़ होते नहीं गाइस, मेनली हम यूज़ करते हैं इसका घर में जो खाना बनाते हैं ना सब्जी, उसमें बढ़िया सा नमकीन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया फिलहाल हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं गाइस वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और अच्छा लगेगा। तो वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइज, इसका फॉर्मूला होता है गाइज Na2CO3.10H2O। अब इसको गाइज हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं, जो .10H2O .7H2O इस तरीके का कुछ लगा होता है ना, उसको क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, जो NaCl ऊपर बनाया ना, उसी NaCl में गाइज हम क्या करेंगे, अमोनिया डाल देंगे। अमोनिया डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, एंड थोड़ा सा पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे, थोड़ा सा पानी। तो गाइस ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी, एंड यहाँ हमारा बनेगा क्या, NaHCO3। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन अभी अभी के लिए रुको, ठीक है। एंड साथ में हमारा बन जाएगा NH4Cl। इसको गाइस हम कहते हैं नौसादर हिंदी में। एंड ये डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर मतलब डायरेक्ट सॉलिड से हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। ये आ गया फैक्ट, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, बाकी इसको कोई नीड नहीं अभी। NaHCO3 फर्दर गाइज हमारा ब्रेक हो जाता है किस में, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। एंड गाइज यही तो है गाइज हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको ही गाइज वॉशिंग सोडा कहते हैं। गाइज अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा उसका, ये फॉर्मूला, ठीक है, या फिर उसके यूज़ पूछेगा आपसे। तो यूज़ देख लो, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। पहला इसका ग्लास, सोप, पेपर, इन सब इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है, ठीक है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में हमारा वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। फिर एज अ क्लीनिंग एजेंट हम घर में क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा वाला सीन होता है ना। तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी वॉशिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइज एक बहुत ज़्यादा सोडियम का इंपॉर्टेंट, सोडियम का कह दो या फिर बोरॉन का कह दो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है हमारा बोरेक्स। उसको बनाने में गाइज हम इसका वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इस काम के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। बस वॉशिंग सोडा में इसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। समझ में, आई होप कि आपको आ गया होगा। अब मूव करते हैं गाइज अगले अपने कंपाउंड पे, जो कि हमारा गाइज बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा। एंड इनके नोट्स बनाते रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि फॉर्मूला हमारा गाइज NaHCO3। एंड गाइज ये तो देखा देखा सा लग रहा है। देखो लास्ट जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ना, NaCO3 ब्रेक होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो कुछ नहीं करना है NaCO3 को बनाने में, बस यही रिएक्शन उल्टा करके लिख दो। Na2CO3 लो, वॉशिंग सोडा, उसमें आप डाल दो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका ये बन जाएगा। देखो किस तरीके से, Na2CO3 लिया, उसमें हमने क्या डाला, H2O डाला, उसमें हमने क्या डाला, CO2 डाला, एंड हमारा बन क्या गया, NaHCO3। अब गाइस बाद में मुझसे ये कोई कमेंट मत करना कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हो। रिएक्शन बैलेंस आप कर लोगे, इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेकिंग सोडा चलो हो गया। अब बेकिंग सोडा सर हो तो गया, बट बेकिंग सोडा की यूज़ क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन गाइज आपका यूजेस से आएगा। तो यूजेस क्या है, पहला यूज़ करते हैं हम इसे एज अ एंटासिड, ठीक है। एंटासिड मैंने पहले ही बता रखा था, एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब पेट की जलन वलन मिटाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 2, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के यूज़ में भी इसका यूज़ होता है, के रूप में भी इसका यूज़ होता है आग बुझाने में, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेकिंग पाउडर बनाने में भी गाइस इसका यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर,
अब सर बेकिंग पाउडर बनता कैसे है इससे, इससे बनता तो है लेकिन बनता कैसे है, तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा लो, इजी आप बना सकते हो। बेकिंग सोडा लेना है एंड उसमें क्या करना है हमको, कोई एक ड्राई एसिड, ड्राई एसिड मतलब कोई भी खाने वाला एसिड, ऐसे मान लो जैसा टर्मेरिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, टार्टरिक एसिड, सॉरी टार्टरिक एसिड हो गया इमली वाला, तो उसको मिला दोगे ना तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा गाइस, यहाँ से बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो गाइस इतने ही यूज़ है हमारे बेकिंग सोडा के। अब अगले कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं, लास्ट, मेनली हमारा लास्ट है जिसके ऊपर से हमको डिटेल में पढ़ना है, वो है हमारा गाइस ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। एंड गाइस जितना मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्ट में, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या होता है गाइस आपका, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। बनता कैसे गाइस, देखो बनता ऐसा है कि CaOH का होल ट्वाइस, इसमें जब आप क्लोरीन, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है, क्विक लाइम, इसमें जब आप क्लोरीन डालते हो ना, क्लोरीन गैस, तो हमारा CaOCl2 प्लस वाटर निकलता है। अब गाइस आप पूछोगे बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं इसको, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हम जब, ये होता है हमारा क्विक लाइम, इसको कहते हैं क्विक लाइम एंड इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है, इसको कहते हैं क्विक लाइम एंड इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम में जब गाइस हम वाटर डालते हैं, ठीक है, चूने में कुल मिला के वाटर डाला, तो CaOH को होल ट्वाइस, चूना बुझ गया ऐसा मानो, ठीक है, चूने में जब पानी डाला तो चूना बुझ गया, इसलिए इसको बुझा हुआ चूना कहता है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। एंड इसमें Cl2 डाला तो CaCl2 बन गया प्लस H2O, इसको कहते हैं गाइस हिंदी में विरंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज़ देख लेते हैं, तो इसका यूज़ में किस चीज़ में होता है गाइस, सबसे पहले टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पेपर यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, इंडस्ट्री, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री। एंड थर्ड थिंग, एंड इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग करने में, वॉशिंग में, ठीक है, ब्लीचिंग करने में, वॉशिंग में इसका यूज़ होता है। एंड इसके बाद इसका यूज़ होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है एज अ जम्स फ्री वाटर। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, जम्स फ्री वाटर बनाने में भी गाइस इसका यूज़ होता है, ठीक है। एंड सारा फिनिश कर लिया हमने कुछ। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिनके केवल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे गाइस बात हो गई POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला गाइस हमारा क्या होता है, CaSO4.12H2O। एंड गाइस अगर आप इसमें पानी मिला के इसको जमाते हो ना तो हमारा नया कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं हम जिप्सम। एंड जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। एंड अगर आप जिप्सम को गर्म करते हो ना, ब्रेक करते हो, तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है गाइस, जैसे आपके हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है ना, तो उसमें प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं वो डॉक्टर, ठीक है, CaSO4.12H2O। उसी तरह से जिप्सम का यूज़ क्या होता है गाइस, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में जिप्सम का यूज़ होता है। एंड इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड शॉर्ट्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके देख लेना। एंड अब गाइज हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइज बेकिंग सोडा, मतलब देख के ही बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, क्या होता है Na2CO3.10H2O। इसी तरह से जिप्सम का फॉर्मूला मैंने बता रखा है CaSO4.2H2O, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लू विट्रियल की बात की गई तो इसको भी देख लेते हैं। ब्लू विट्रियल हमारा कहते हैं कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट, सल्फेट। एंड ये भी हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्या फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। 3 टाइप्स के विट्रियल होते हैं हमारे पास, ब्लू विट्रियल, वाइट विट्रियल, ग्रीन विट्रियल। इस कंप्लीट सॉल्ट की मैंने PDF दे रखी है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाकर पढ़ लेना है इसको एक बार, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ करा दिया है इसमें। एंड एक लास्ट मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट अबाउट वॉशिंग सोडा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वॉशिंग सोडा में गाइस आपने क्या पढ़ा है, ये वाटर की निकालता है, तो गाइस हाँ परमानेंट हार्डनेस को दूर करता है। यूज टू गेन बोरेक्स, हाँ गाइस बोरेक्स को यूज में, बोरेक्स में भी काम आता है। एक्ट एज एन एंटासिड, गाइस वॉशिंग सोडा को आप एंटासिड के रूप में यूज करोगे, ये गलत है गाइस, ठीक है, ये गलत है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, बेकिंग सोडा को यूज करते हैं ना, एंड एंटासिड पहले भी मैंने 5 आपको टोटल बताया। तो एंटासिड में तो गाइस ये यूज होता है, तो पहला दूसरा सही है, तो B हो जाएगा 1 and 2। गाइज आज के इस कंप्लीट
केमिस्ट्री के पोर्शन में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, फर्टिलाइजर कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज के वीडियो में इतने, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।